नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 परीक्षा में जो कि आपको 9 दिसंबर को आयोजित हुई थी और इस 9 दिसंबर की परीक्षा में सोशल साइंस कैटेगरी से 6 to 8 सोशल साइंस कैटेगरी से सोशल साइंस में आज हम ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे और साथ में हम स्ट्रेटजी को भी समझेंगे कि जो सोशल साइंस के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करें। और यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्क्लेमर बता दूं कि जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्या लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अभी जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं ये जो है लगभग जो है पाँचों प्रश्न जो अभी हम डिस्कस करेंगे शुरू के, ये पाँचों प्रश्न आपको एनसीईआरटी की 9th क्लास में मिल जाएंगे, जिसका जो है 9th क्लास का जो है सारांश वीडियो जो है अभी तक अपलोड किया गया है, 2 कक्षाओं का अपलोड किया गया है, जो बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद हम 10th एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। तो सोशल साइंस कैटेगरी से जितने भी बच्चे हैं वो सभी जो है ज्योग्राफी की क्लासेस को एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से करें और साथ में इस विश्लेषण को देखें और समझें कि आप लोगों को जो है परीक्षा की तैयारी जो है किस लेवल पे करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ये जो ज्योग्राफी का वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, भले ही 6 से 8 सोशल साइंस में आया, चूँकि क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी से संबंधित है तो इसलिए ये जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीआरटी ज्योग्राफी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा बात करें तो टीजीटी सोशल साइंस में अगर किसी का ज्योग्राफी है तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो भी एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, जिसको हम और एनसीईआरटी का जब आपको सारांश वीडियो मिल जाएगा तो आप चेक भी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो आते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो अगर हम इसकी बात करें और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो है भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी अगर हम अक्षांश देखते हैं तो सबसे उत्तरी अक्षांश हमारा क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, जिसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को जो है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। आई के लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इंदिरा कोल। और जो सबसे दक्षिणी अक्षांश भारत का उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे स्थित है तो ये जो है निकोबार आइलैंड में जो है स्थित है और ये जो है आज के डेट में डूब चुका है, चूँकि सुनामी के आने के बाद ये जलमग्न हो गया है। और ये आपका जो है अगर भारत का बात किया जाए तो ये पूरा आपका जो अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री जो है 4 मिनट तक है। और ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको पूछा सबसे दक्षिणी अक्षांश, तो सबसे दक्षिणी अक्षांश आपका 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और फिर पूछा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो देशांतरीय विस्तार अब जब हम देखते हैं भारत का तो यहाँ पे 68 से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व तक दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 97-25 आपका जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पूर्वी देशांतर 97-25 और सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या हो जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा और आपको ये ध्यान रखना है। और ये प्रश्न जो है हूबहू फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के जो है फर्स्ट चैप्टर से भूगोल से लिया गया है, जिसका सारांश वीडियो आपको चैनल पे डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का जो है जस्ट उसी के बाद से प्रश्न पूछा गया है। आप जाके सारांश वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। बात करते हैं भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो यह बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो कुल तटीय सीमा है तट से लगे हुए राज्यों की और मिला के अंडमान निकोबार मिला के अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7,516.16 किलोमीटर है या 7,500 किलोमीटर है या 7,516.16 किलोमीटर है। और ये अंडमान निकोबार को मिला के जो है तटीय सीमाओं की जो है ये लंबाई है। और अगर भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई की हम बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर। तो आपका पहला और दूसरा सही है। फिर तीसरा देखते हैं, भारत की मानक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 45 ईस्ट है। तो आपने पढ़ा भी है और साथ में एनसीईआरटी में भी दिया गया। तो भारत की जो मानक माध्यान्ह रेखा जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं या भारत मानक रेखा भी बोलते हैं, इसको जो है अगर हम बात करें तो 82 डिग्री ये 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट है। और ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 82-30 होना चाहिए था, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है। और आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक ए और बी सही है। तो आपका तो बात करें तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का विश्लेषण समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह भी प्रश्न बैक टू बैक जो है आपको मिल जाएगा उसी चैप्टर में, शुरुआत से ही तीनों प्रश्न लिए गए हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका आंसर ए।
और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में दिया गया है कि 3214 किलोमीटर जो है अगर लंबाई देखते हैं भारत की, और 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। ये देखिए, एक ये लंबाई हो गई, एक ये लंबाई होगी। तो जो आप भारत का अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है वो है 3214, संख्या आपको ध्यान रखनी है 3214। और अगर हम जो है पूर्वी देशांतर का अगर यहाँ पे देखें, देशांतरीय विस्तार, तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह जो आपका प्रश्न आया है एनसीईआरटी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से आया है, जिसका भी सारांश वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहां से जाके इसको देख भी सकते हैं। आइए विश्लेषण को समझते हैं। तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। तो आप पहले आप मालाबार तट का लोकेशन देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे जो है भारत का जो है नीचे का हिस्सा बनाए प्रायद्वीपीय भारत का, तो यहाँ पे आप जो केरल देख रहे हैं, ये जो केरल देख रहे हैं, तो ये साथ में जो तट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो मालाबार तट है। तो अगर मालाबार तट की बात करें तो भारत के पूर्वी तट पे, तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। तो यह कथन सही है गलत है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी तट तो इधर है, ये पश्चिमी तट है, तो यहाँ होना चाहिए था पश्चिमी तट। तो आपका ये गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था आपका पश्चिमी तट। फिर अगले विकल्प पे आते हैं कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है। तो यह विकल्प जो है मतलब सही मान सकते हैं हम, और अभी देखते हैं कैसे। फिर हम मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। तो ये हमने अभी देखा है कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भाग पूरा ही जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो केरल में आता है। तो आपका ऑप्शन आंसर जो है एक से अधिक यहाँ पे सही माना गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि भारत का जो पश्चिम तटीय मैदान है, दो प्रकार के मैदान हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दक्षिण में भारत के। और यहाँ पे अगर बात करें तो कोंकण मैदान किसको बोलते हैं, तो मुंबई से लेके गोवा तक, मुंबई से लेके गोवा तक का जो मैदान है तटीय मैदान, उसको हम कोंकण मैदान के नाम से जानते हैं। इसको याद कर लीजिए। साथ में गोवा से लेकर कर्नाटक तक, गोवा से लेके कर्नाटक तक इसके भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कन्नड़ का मैदान कहते हैं। कन्नड़ आप कर्नाटक की भाषा भी है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो गोवा से कर्नाटक तक का जो भाग है वो तटीय मैदान का पश्चिम में, उसको हम कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ मैदान बोलते हैं। और मालाबार किसको बोलते हैं, तो कर्नाटक से केरल, या फिर जहाँ से केरल स्टार्ट होता है, तो कर्नाटक का बहुत थोड़ा सा भाग और मैक्सिमम भाग केरल का है पश्चिमी तट पे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का विश्लेषण समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हों तो आप जो है कमेंट जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करवाइए और अपने साथियों से। और साथ में आप जो है जब आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे तभी हम आगे आपके लिए कुछ जो है और अच्छा कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो प्रश्न जो है थोड़ा सा अजीबोगरीब दिया गया है, क्योंकि नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में दिया गया। और नर्मदा नदी और तापी नदी दक्षिण भारत की नदियों में नहीं काउंट होती हैं, ये मध्य भारत कह सकते हैं, मध्य भारत कह सकते हैं, सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं। दक्षिण की नदियों में नहीं काउंट होती। दक्षिण की नदियों में कौन कौन सी काउंट होती हैं, तो गोदावरी काउंट होती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब काउंट होती हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये यहाँ पे ये सतपुड़ा हो गया, और यहाँ पे जो है विंध्या हो गया, और इनके बीच में बहती है नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में नहीं, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में बहती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अगर बात करें तो ये गलत हो गया। तापी नदी की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देखें, ये तापी नदी हो गया, तो ये सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। और आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्य के बीच में स्थित है। तो आपका जो बी और सी है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और तापी नदी जो है ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में जो है बहती हैं, और ये जो है पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में जाके गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th। और प्रश्न है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरा ही समझ लेते हैं।
और अगर बात किया जाए तो हिमालय की जो नदियाँ बहती हैं उसके आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किया गया है, सिंधु और सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग। आपको एक क्रम भी ध्यान रखना कि अगर पश्चिम से उत्तर की पूर्व की तरफ जाएंगे तो सिंधु पड़ेगा, सतलुज बहे, फिर काली, तीस्ता और दिहांग। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय का भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, जो आपका प्रश्न पूछा गया है। और सतलुज और काली नदी के बीच का जो स्थान है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना आगे के लिए, काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता तथा दिहांग जो भाग है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य का जो भाग है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप जो है ये पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है निवासित नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नहीं, पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है ये, जिसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। और ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास चैप्टर नंबर 2 में, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो लेक चिल्का यानी चिल्का झील है। और चिल्का झील जो है भारत का पहला रामसर स्थल भी था। और इसके बारे में बात करें तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें सब एनसीईआरटी में दी गई हैं तो इसलिए आपको बताई जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील के बारे में आपको ध्यान रखना, पुलिकट झील कहाँ पे पाया जाता है, तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। तो ध्यान रखना दोनों नाम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है लेक पुलिकट झील। और सांभर झील की बात करें तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, और ये भी जो है नमकीन पानी की झील है, नमकीन पानी की झील है। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कोलेरू झील के बारे में, कोलेरू झील के बारे में। और कोलेरू झील जो है कहाँ पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगर बात किया जाए सबसे ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताज़े पानी की जो है सबसे बड़ी झील, तो ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वो बूलर झील है, बूलर झील है। और बूलर झील कहाँ पे है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है आपको बताना कौन सा कथन सही है सुंदरबन के बारे में। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो सही बात है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया। तो सुंदरी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि मैंग्रोव है, मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं यहाँ पे उनका नाम रखा गया सुंदरी, और इसी के नाम पे सुंदरबन पड़ा है। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथ में अगर बात की जाए तो सुंदरबन जो है मैंग्रोव्स के लिए फेमस, मैंग्रोव्स के लिए जो है फेमस है। और मैंग्रोव का जो सबसे बड़ा भारत में क्षेत्र है, मैंग्रोव वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और मैंग्रोव वृक्ष से क्या होता है, तो मैंग्रोव वृक्ष से जो है सुनामी वगैरह से जो है तटों की रक्षा होती है, तटीय जो स्थान होते हैं वहाँ की रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। तो शिव समुद्रम के बारे में हम जानते हैं, और शिव समुद्रम के बारे में हमें मालूम है कि जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, तो कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी जो है 3 द्वीपों का निर्माण करती है, 3 द्वीपों का निर्माण करती है। और इन 3 द्वीपों के नाम कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको शिव समुद्रम दिया ही है, शिव समुद्रम द्वीप, और श्रीरंगपट्टनम, जिसके बारे में आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टीपू ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है आपको कमेंट करके बताना है कि जो तीसरा जो द्वीप है जो कावेरी नदी बनाती है उस तीसरे द्वीप का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर अगला प्रश्न है कोरियोलिस बल के संबंध में, तो इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। तो ये बात सही है, पृथ्वी की जो घूर्णन के कारण जो है कोरियोलिस बल का निर्माण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल की जो वैल्यू होती है, या कोरियोलिस बल जो है इक्वेटर पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे जो है भूमध्य रेखा पे इसकी वैल्यू नगण्य होती है, मतलब 0 मान सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और फिर यहाँ से जो पवनें आती हैं
हिंद महासागर से जो पवनें आती हैं भारत की तरफ, तो इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ पे जो है ये आप देख पा रहे हैं केरल तट हो गया, और ये मानसून पवनें जब टकराती हैं तो फिर जो है ये इस तरीके से, यानी उत्तरी, ये 0 डिग्री है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पहुँचते ही इनका डायरेक्शन जो है दक्षिण अपने जो है दाईं ओर मुड़ गया, जिधर जा रही थी उधर के दाईं ओर मुड़ गई। तो आप देख पा रहे हो किसके कारण होता है ये, तो ये होता है कोरियोलिस बल के कारण। फिर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये तो जो है सभी को पता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, और मेघालय में जो है मौसिनराम स्थित है जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन जो है किस रूप में किया गया है? तो अगर इसकी बात की जाए तो 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को जो है भारत में उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में जो है यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में इनको वर्णित किया गया है, क्योंकि 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा की बात की जा रही है। और उष्णकटिबंधीय मानसून वन जो होते हैं इनका जो वार्षिक वर्षा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये मान के चलिए जो है ये लगभग 100 से ऊपर होती है, 100 से 150 या 200 के बीच में होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल जो होते हैं ये यहाँ पे जो कह सकते हैं 50 से कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो ये आपका जो उचित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। आपने जो है पुष्पा मूवी देखी होगी, सेकंड पार्ट भी आ रही है, तो पुष्पा मूवी में जो चंदन का जो क्षेत्र दिखाया गया वो आपका पूर्वी घाट का क्षेत्र दिखाया गया है, आंध्र प्रदेश का पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश। और पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पेड़ सदाबहार घने ऊंचे तथा स्थिरीकृत होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कई सारे जो है कह सकते हैं लेयर्स में होता है। यहाँ पे जो है एपीफाइट्स भी होते हैं। एपीफाइट्स का मतलब होता है कि जो लताएँ होती हैं वो पेड़ में जो है चिपकी हुई होती हैं और उसी के सहारे जो है ऊपर की तरफ होती हैं। तो मतलब एक पेड़ के नीचे भी पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ के नीचे भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार जो है पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और स्थिरीकृत होते हैं। और ये सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन सी कट हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो ये पर्णपाती वन की बात कर रहा है। पर्णपाती वन कौन से होते हैं? जो एक साथ किसी मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर डी। आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अगर हम बात करें तो पहला है आपका नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो अगर हम देखें तो ये नीलगिरी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी तीनों जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को द्वारा जो है ये इनको जो है वेरीफाई किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो नीलगिरी भी है, सुंदरवन भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में जो दी गई हैं, आपको क्लासेस कराई जा रही है, आप वहाँ से जाके कवर भी कर सकते हैं एनसीईआरटी को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो यह जो प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी 10 से पूछा गया है। सब कुछ आपको कराया जा रहा है। आप 2-4 दिन का बस जो है पेशेंस रखना आपको, और साथ में इस विश्लेषण को बहुत अच्छे से समझिए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला। और कमेंट करके अपनी आवश्यकताओं को ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो है मुझे अपने विवेक के हिसाब से काम करना पड़ता है। आते हैं तो रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं इससे संबंधित है, इसको संबोधित करने के लिए, तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास की भी बात की गई थी। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ऐसा कुछ मामला नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये जो है पर्यावरण से संबंधित था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आंसर हो जाएगा ए और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बारे में जो डिटेल में हम जो आपको पर्यावरण की कुछ कक्षाएँ देंगे पीआरटी के लिए, तो आप वहाँ से जो है इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो बात करें तो मिट्टी जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, और हवा को भी बार बार इस्तेमाल करते हैं, कृषि भी हम करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई एवं सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से है और यूँ कहे तो पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो है वनों की कटाई से सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित जो कौन सा आंदोलन था, तो चिपको आंदोलन। बाकी जो है एनसीईआरटी में जहाँ चिपको आंदोलन के बारे में दिया, वहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन के बारे में भी दिया, नवोत्थान आंदोलन के बारे में भी दिया है, और इसके बारे में आपको भूगोल एनसीईआरटी सारांश वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट होते हैं, तो इससे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, तो यह विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये नहीं होगा। और अगर बात करें तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के कथन के बारे में पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। या नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना, तो ये भी बात सही है कि जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है नहर सिंचाई के साथ में। और गलत ऑप्शन पूछा आपसे, तो जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो जलीय कृषि का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, डैम में पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका ये गलत आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 20 का। अगले पे आते हैं। 21 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के लिए सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा गया बीपीएससी टीआरई में, और सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब वो है तमिलनाडु। और ये एनसीईआरटी में आपका दिया, कोई ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत पहले लिखी गई सब चीज़ें, और तमिलनाडु जो है पहला राज्य है पूरे भारत में ऐसा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध बना है। और इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है, यानी इसका जो लाभ किसको किसको मिलता है। तो अगर बात करें तो इसका लाभ जो है महाराष्ट्र को मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है, गुजरात और राजस्थान को मिलता है। यह मुख्यतः जो है गुजरात में स्थित है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो गुजरात में स्थित है, और साथ में इसको जो मध्य प्रदेश उसके गुजरात के जो है बगल में, और महाराष्ट्र नीचे, और राजस्थान इसके ऊपर उत्तर में। तो इन चारों राज्यों को जो है, जो कि आसपास में स्थित हैं, तो यही राज्य समूह शामिल है जो इनसे लाभ लेते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी ध्यान रखिएगा मेधा पाटकर के नेतृत्व में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था सरदार सरोवर बांध के विरोध में। फिर है भारत के में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो बेवर भी है आपका, पामाडाबी भी है, और मिल्पा मैक्सिको में है, तो ये नहीं है, तो सी नहीं है। बाकी ए और बी आपका आंसर सही है, तो उपयुक्त में से आंसर हो जाएगा ए और डी, मतलब ए और बी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। और आपको कमेंट करके बताना कि बेवर भारत के किस राज्य में आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है कृषि के, और पामाडाबी जो है भारत के किस राज्य में उपयोग किया जाता है नाम। फिर आगे बढ़ते हैं। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है मेल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी हमने मिल्पा को देखा था, मिल्पा कहाँ पे था, तो मिल्पा जो है मैक्सिको में था, और मैक्सिको जो है ये मध्य अमेरिका में आता है, तो मैक्सिको आपका सही हो जाएगा। फिर कोनुको जो है ये मैक्सिको में नहीं है, मैक्सिको में क्या है, मिल्पा है, तो ध्यान रखना है मैक्सिको में जो है मिल्पा है, ये गलत हो जाएगा। लद्दाख जो है कहाँ पे, तो ये जो है इंडोनेशिया क्षेत्र में है, इंडोनेशिया क्षेत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य अफ्रीका भी गलत हो जाएगा। कोनुको आपको कमेंट करके बताना है कि कोनुको जो है झूम खेती कहाँ पे जो है किस देश में की जाती है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिल्पा मध्य अमेरिका, और मिल्पा जो है मैक्सिको में स्पेशली बोला जाता है और मध्य अमेरिका में आता है, तो ये भी आंसर सही मान लिया जाएगा। कोनुको आपको कमेंट करके बताना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको बताया गया है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बाबा बुदान पहाड़ी। और बाबा बुदान पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और बाबा बुदान की पहाड़ियों के बारे में हम एनसीईआरटी की कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझेंगे, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जियोग्राफी की स्पेशल कक्षाएं भारत के संबंध में चाहिए तो, भारत के मानचित्र के संबंध में। और साथ में सबसे ज़रूरी बात, जो भी जिनका भी जियोग्राफी भूगोल है, अगर आपके जो है उसमें विश्व भूगोल से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप जो चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस कमेंट सेक्शन में आप भारत के जो विश्व भूगोल का मानचित्र के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। 7 कक्षाएं दी गई हैं बहुत ही सरल शब्दों में। तो बाबा बुदान पहाड़ी पे जो है अरेबिका खेती, कॉफ़ी की खेती पहली बार भारत में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो गैर धात्विक, तो लौह अयस्क तांबा चांदी ये सब तो धात्विक है, मेटल्स हैं। निकेल कोबाल्ट प्लेटिनम ये भी मेटल्स हैं। अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर तो इसमें कोई भी मेटल नहीं है, तो ये सभी क्या गैर धात्विक हैं। तो गैर धात्विक श्रेणी के खनिज हैं अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। और अगर हम बात करें संगमरमर का जो फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3,
ये आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक? तो अगर बात किया जाए पाइराइट का, तो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा राज्य है भारत में? तो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यहाँ पे आपका जो है बिहार पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो है झारखंड में जो है आपको बताना है कि कोयला का जो है सबसे बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आंसर अभी तक नहीं बताया सही आंसर। फिर है भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसमें मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी का महत्व समझ में आए और आप लोग जो है हर प्रकार इधर उधर से जो है क्या पढ़ना है, मार्केट में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, आप जहाँ से प्रश्न आने हैं वहाँ आप नहीं पढ़ते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती है। अभी भी मौका है, आप इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारा दायित्व है कि आपको सही तरीके से गाइड किया जाए। और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपकी समस्याएं हमको नहीं पता चलेंगी। प्रश्न है भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ है? तो जियो थर्मल एनर्जी सेंटर्स अगर हम बात करें भारत में तो जो है ये लद्दाख में पुआ घाटी में है, और इसके अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में भी है। और तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बाकी आपको चेक करके बताना है, कमेंट करके आप गूगल भी कर सकते हैं कि क्या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में भूतापीय दोहन ऊर्जा केंद्र हैं भारत में या नहीं है। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो है पार्वती वैली और लद्दाख में पुआ घाटी, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और सी ऑप्शन को आपको चेक करके कमेंट के माध्यम से बताना है। और आप अगर कमेंट करके नहीं बताएंगे तो फिर हमारा आपका इंटरेक्शन जो है वो अच्छा नहीं कहलाएगा, तो इसलिए आप भी जो अपना कह सकते हैं सहभागिता जरूर दिखाइए। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम बात करें तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में हमने जो है आपको जो भूगोल एनसीईआरटी क्लास 8 की जो है जो सीरीज़ दी थी, जो आपको पढ़ाया है सारांश वीडियो, उसमें जो है लौह इस्पात उद्योग के बारे में जो आपका उद्योग चैप्टर है 5वां चैप्टर है शायद, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो लौह और इस्पात उद्योग होता है उसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है और यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित होता है। इसे प्रकाश उद्योग लाइट उद्योग कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता। आपको जो है प्रकाश उद्योग का जो है उदाहरण कमेंट करके जो है आपको बताना है, और साथ में आपको जो है आप कुछ ना कुछ रेफरेंस दे दिया करिए कि प्रकाश उद्योग डैश करके, बस इतना कर दिया करिए। सिर्फ आंसर नहीं लिखा करिए क्योंकि उसमें प्रश्न के हिसाब से पता नहीं चलता है, या फिर प्रश्न भी आप मेंशन कर सकते हैं। भारत में से निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? चलिए आइए, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया टीआरई में, और एनसीईआरटी का ये भी प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिलचर असम में और पोरबंदर गुजरात में। तो जो स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, पश्चिम और पूर्व, तो ये आपका हो गया पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। मैं थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूँ, चलिए यहीं पे बना देता हूँ। ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। और पूर्व में जो है ये नाम है सिलचर, असम में सिलचर है, और ये गोल्डन क्वाड इसको बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ता है। तो पश्चिम में जो है ये पोरबंदर से जोड़ता है, पोरबंदर को जोड़ता है, पूरब में सिलचर से, असम के सिलचर से। और बात कीजिए उत्तर में तो श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर, और नीचे की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी या कोच्चि जो भी कह लीजिए, तो कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो हो सकता है अगली बार प्रश्न आपसे श्रीनगर और कन्याकुमारी का दे दें, तो श्रीनगर और जो चेन्नई का तमिलनाडु है ये भी मान लीजिए। तो ये आपका जो है किस में जाएगा, तो ये जाएगा उत्तर और दक्षिण में जाएगा। पश्चिम पूर्व में आपका सिलचर, या पूर्व या पश्चिम क्या आ जाएगा, सिलचर और असम। तो आपको इस प्रश्न का विश्लेषण समझ में आ गया होगा, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर है मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि मिसमी, बरेल और लुसाई जो हैं भारत के जो है जो आपका कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियाँ जो है जनजातियों के नाम पे रखी गई हैं। तो इस वजह से जो है, और चूंकि यहाँ पे जनजातियों के नाम से रखी गई हैं, लेकिन जो ये एक्चुअली में है क्या, तो मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है, मिसमी, बरेल, लुसाई क्या है, तो ये पहाड़ियाँ हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन बीपीएससी ने माना है वो माना है पहाड़ियाँ। तो मिसमी, बरेल और लुसाई जो ये पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो आपका जो सही आंसर है वो पहाड़ियाँ ही हैं। तो बाकी इसको आप देख लीजिएगा, तो आपको सही जवाब हो जाएगा पहाड़ियाँ। अगर इसको जनजाति भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, अगर जनजाति होगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। बाकी आप फिलहाल इतना लेके चलिए कि मिसमी, बरेल और लुसाई जो है पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है।
तो भारत के प्राचीनतम चट्टानों में कौन सम्मिलित नहीं? तो धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम। तो जब हम प्राचीनतम चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं तो ये सभी आते हैं, तो कौन सा जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगर यहाँ पे मान लीजिए गोंडवाना दिया होता, गोंडवाना क्रम, तो तब वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है। बहुत अच्छा प्रश्न, और इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है 4400 मीटर। तो असम हिमालय में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो 4400 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और अगर हम पश्चिम हिमालय की बात करें तो पश्चिम हिमालय में जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई हिमालय की जो है वो भी अगर बात करें जो है महान हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, तो वहाँ पे औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो है हिमरेखा की बात पूछी गई तो भारत का हिमालय में ही स्थित है वो पहाड़, और उस पहाड़ का आपको नाम बताना है जो सबसे ऊंची हिमरेखा पे स्थित है, यानी जिसकी हिमरेखा सबसे ऊंची है। 6000 मीटर ऊंचाई पर उसकी हिमरेखा स्थित है। और हिमरेखा का मतलब होता है कि किस ऊंचाई पे जो हमें जो है बर्फ़ का एक कह सकते लेयर मिलेगा पहाड़ पे। फिर अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल। तो यह भी जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, और पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी है। इसके अलावा जो है आपको गोदावरी का पता होना चाहिए। गोदावरी का जो है त्रिम्बकेश्वर है, टी फॉर त्रिम्बकेश्वर। उसके बाद अगर जो है कृष्णा का बात किया जाए तो कृष्णा का जो है महाबलेश्वर। और अगर कावेरी की बात किया जाए तो कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी है। आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको आंसर बता दिया। नंदी पहाड़ी है पेन्नार नदी का। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको जियोग्राफी के स्टूडेंट्स, अगर आपको भारत के जो है मानचित्र किससे संबंधित, भारत के जो पूरा जो जियोग्राफी है उसको अगर आपको मैपिंग के माध्यम से समझना है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको एक कक्षा में ला के आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और आपको जो है मैंने समय था पीछे तो मैंने आपको जो विश्व भूगोल में आपको 7 महाद्वीप की कक्षाएं जो है 7 कक्षाओं में आपको प्रेषित किया था। बहुत ही उसका अच्छा रिस्पांस था। जिन जिन अभ्यर्थियों ने उन क्लासेस को किया था वो बहुत ही फ़ायदे में रहे। तो अगर आपने नहीं किया तो आप जाके कर भी सकते हैं, बाकी PDF आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। एक बार आप क्लास कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। फिर है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जनवरी महीने में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का जो विस्तार है वो कर्क रेखा के समानांतर माना जाता है, लेकिन किंतु दक्षिण में। तो ध्यान रखना है कि कर्क रेखा के दक्षिण में माना जाता है और कर्क रेखा के समानांतर। चूँकि और ऐसा क्यों है तो इसका आप कारण भी जो है आपने उत्तरायण और दक्षिणायन पढ़ा होगा। और जनवरी महीने में जो है उस समय क्या हो रहा होगा, तो जनवरी महीने में जो है उत्तरायण की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली होगी। और उत्तरायण का मतलब है जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ उसकी जो ओवर हेड सन होता है, जो एकदम वर्टिकल रेस पड़ती हैं, सर पे पड़ती हैं, तो ऐसी किरणों को हम ओवरहेड सन रेस बोलते हैं। तो जब ऐसा केस बनता है और जब खड़ी सूर्य की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं और इसका जो एक कह सकते हैं मूवमेंट होता है, तो ये इसको जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है तो जो है हम दक्षिणायन बोलते हैं, दक्षिण से जब उत्तर की तरफ आता है तो उत्तरायण बोलते हैं। तो उत्तरायण की वजह से और जनवरी में जो है ये कर्क रेखा के समांतर रहता है, किंतु कर्क रेखा के दक्षिण में रहता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है औसत सागर तल से 1510 मीटर। और यहाँ पे जो है माफ़ कीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है औसत सागर तल से 1524 मीटर। तो पश्चिमी हिमालय में जो उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विस्तार है उसकी जो मैक्सिमम सीमा है, यानी कितना हाइट पे मैक्सिमम कितना हाइट पे पाया जा सकता है, तो 1524 मीटर तक ही पाया जाता है। ये ध्यान रखना। फिर उसके ऊपर जो है कह सकते हैं टेम्परेट समशीतोष्ण प्रकार के वनस्पति पाए स्टार्ट हो जाते हैं। तो और इनका जो है जो उष्णकटिबंधीय है वो या उपोष्णकटिबंधीय 1524 मीटर तक ही पाए जाते हैं। फिर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की आवश्यक आवश्यकता होती। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो गलत है। यहाँ पे जो पतझड़ वन नहीं हो जाएंगे, सदाबहार वनों को आवश्यकता होती है 200 से अधिक। और 100 से 200 के बीच में उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को चाहिए होता है। तो 100 से 200 में तो आपके दोनों आ जाएंगे और आपका ऑप्शन जो BPSC ने माना है डी माना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है NCERT। तो अगर हम देखा जाए तो जो ज्वारीय वन है
जो टाइडल फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में और गुजरात में। और गुजरात में सबसे ज़बरदस्त है ज्वारीय वन है, जो ज्वारीय गतिविधि होती है सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे जो ज़बरदस्त भारत में होता है तो गुजरात और पश्चिम बंगाल आपके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 39 से महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, तो यहाँ भी जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। और महाभारत लेख नामक जो पर्वत है ये नेपाल में स्थित है। और आपको बताना है कि जो है महाभारत लेक तो हो गया, और साथ में अगर बात किया जाए तो महाभारत लेक जो है नेपाल में हो गया, और भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो सागर माथा किसको कहते हैं, आप ये भी बताइए, सागर माथा किसको कहते हैं नेपाल में। फिर अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, तो इनमें जो है एक से अधिक आंसर है आपका। इसमें जो आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के लिए भूगर्भिक संरचना को भी लिया गया है, भौतिक आकृति को भी लिया गया, अवस्थिति को भी लिया गया। अगर हम बात करें एनसीईआरटी में आपको एक फैक्ट भी दिया गया था, क्योंकि मैंने आज रात में वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ से जो है आपको मैं बता दूं कि जो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत विश्व का जो सबसे प्राचीनतम भाग है, विश्व का सबसे जो प्राचीनतम भाग है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो वहाँ पे दिया गया था। और बाकी आप लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की क्लासेस ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं करेंगे तो आपके बेसिक्स कवर नहीं होंगे। और कभी भी ध्यान रखिए, प्रश्न से आपको जो है प्रैक्टिस कराया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाता है, लेकिन जब आप बेसिक्स की बात आएगी तो आपको एनसीईआरटी से ही कवर होंगे। तो एनसीईआरटी को आप सभी को सीरियसली लेना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हम लोग करा रहे हैं चैनल पे, आप चैनल पे जाके जो है एनसीईआरटी, और आपको इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एनसीईआरटी का जो दे दिया जाएगा, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी दे दिया जाएगा कि अगर किसी को विश्व भूगोल की आवश्यकता होगी तो वो भी क्लास कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम जो है इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका 6 से 8 में पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद साथियों।